Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 27th of April 2023. तो गाइस आज है तारीख 27 अप्रैल 2023 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। यह वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं। इसके साथ साथ बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज जैसे कि पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिनट के न्यूज़ आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस वीडियो का है वो है बिल्कुल एंड। वहां पे आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो आप जितना भी इस वीडियो से सीखोगे उसको क्वेश्चंस के फॉर्म में प्रैक्टिस कर सकते हो और आपका जो भी स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना, बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। साथ ही साथ में अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम पर जाना है, वहां पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना है दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा, यहां से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, वहां पे जाके अगेन आपको लिखना है दीपक यादव एजुकेशन, जहां पे 12,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ पाओगे। नाउ स्टार्ट करते हैं सेशन को। कई सारे आर्टिकल्स हैं जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कुछ शॉर्ट आर्टिकल हैं और कुछ हमारे पास में आज एडिटोरियल भी हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको प्रॉपर न्यूज़ देने वाला हूँ। सबसे पहला आर्टिकल बात करता है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो यह भी न्यूज़ में क्यों है पहले इसको समझते हैं। तो मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं इन्होंने हाल ही में अनाउंसमेंट किया है कि जो ये गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये मध्य प्रदेश में ही है एग्जैक्टली। तो इसको दूसरा घर बनाया जाएगा चीता के लिए आने वाले 6 महीनों के अंदर। अभी आपको पता है मध्य प्रदेश के अंदर में जो कुनु नेशनल पार्क है वहां पर चीता को लाया गया है, वहां पे रखा गया है चीता को। नव चीता के लिए जो दूसरा घर है वो यहां पर गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नजर आने वाला है, इसका अनाउंसमेंट किया गया है। इस वजह से ये चर्चा में है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो पहली चीज हम डिस्कस करेंगे इसका लोकेशन, क्योंकि हर साल प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं इस प्रकार के लोकेशंस वाइज क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पे सिचुएटेड है? मध्य प्रदेश में, खासकर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में। और मध्य प्रदेश कहां पर है? तो एग्जैक्टली आप यहां पर ये मैप देख पाओगे इंडिया का। यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल हो गई भोपाल। ऊपर आप देख पाओगे राजस्थान के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है। फिर उसके बाद गुजरात, देन महाराष्ट्र, देन छत्तीसगढ़, देन इधर यहाँ पे उत्तर प्रदेश। तो काफी सारे स्टेट्स के साथ में मध्य प्रदेश बाउंड्रीज को शेयर करता है। और ऊपर आप देख पा रहे होंगे राजस्थान के साथ में जो बाउंड्री को शेयर करता है ना, यहीं जस्ट पास में ऊपर वाले हिस्से में यहीं पर गांधी सागर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगर मैं एग्जैक्टली मार्क करके बताऊं तो ये रहा वो पॉइंट जहां पे गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के बीच में। ये जो सेंचुरी है इसको सेंचुरी का जो दर्जा है वो लगभग 1974 में दिया गया था। काफ़ी बड़े एरिया में यहाँ पर ये पूरा एरिया फैला हुआ है। यहाँ का लैंडस्केप की अगर हम लोग बात करें तो कई सारे अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स हैं उनकी स्पीशीज पाई जाती हैं, कई सारे अलग अलग प्रकार के जानवरों की प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। प्लस एक नदी यहाँ से बहती है जिसको हम लोग रिवर चंबल के नाम से जानते हैं। चंबल नदी इस सेंचुरी से बहती हुई इस सेंचुरी को 2 हिस्सों में बांट देती है। क्लियर हो गया? आगे आते हैं। अब वेजिटेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट प्रकार का यहाँ पर जंगल देखने को मिलता है। अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो खैर, सलाई, कारदाई, दाउदा, इस प्रकार के जो प्लांट की स्पीशीज है वो यहाँ पे नजर आती हैं। और बात करते हैं जानवरों की स्पीशीज की तो चिंकारा, नीलगाय, स्पॉटेड डियर, उसके साथ साथ यहाँ पर जैसे इंडियन लेपर्ड हो गया, स्ट्राइप हिना हो गया, जैकाल हो गया, इस प्रकार के जो अलग अलग एनिमल्स की स्पीशीज है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और ये सेंचुरी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो इतिहास से बहुत बड़ा संबंध रखती हैं। जैसे कि यहाँ पर 84गढ़, देन उसके बाद में चतुर्भुजनाथ टेम्पल हो गया, फिर उसके बाद में बदकाजी रॉक पेंटिंग्स हो गई, वो पेंटिंग्स भी यहीं पर हैं। फिर उसके बाद में तक्षकेश्वर टेम्पल हो गया ऐसा। फिर एक किला भी है यहाँ पर जो है जिसका नाम है हिंगलाजगढ़ फोर्ट। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं इसी सेंचुरी के अंदर आज के समय में स्थित हैं। तो ये थोड़ा रेलिवेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में बात की गई है IFAD के बारे में, दैट मीन्स इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये जो बॉडी है काफ़ी चर्चा में है और प्रीलिम्स के अंदर आपसे सवाल बन सकते हैं। तो ये जो बॉडी है ना, इसके जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने हाल ही में बोला है ये जो बॉडी है ये क्या करेगी, कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाएगी। उस रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस से क्या होगा, जो छोटे छोटे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स हैं यानी छोटे छोटे फार्मर्स जो कि थोड़ा बहुत जो क्रॉप्स वगैरह वो उगा रहे हैं,
वो क्या करेंगे, वो कॉपरेट करेंगे किसके साथ में, जापान और बड़े बड़े और कंट्रीज के बिजनेसेस के साथ में। तो इनके बीच में कॉपरेशन को मेंटेन करने के लिए कुछ नए रेगुलेशंस को सेटअप किया जाएगा, ऐसी घोषणा यहां पर IFAD के प्रेसिडेंट ने की है। दैट इज वाई IFAD चर्चा में है। थोड़ी यूनिक सी बॉडी है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि आखिरकार इसका मेन काम क्या है। तो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, दूसरी बार यहां पर इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता रहा हूं। ये एक इंटरनेशनल लेवल की बॉडी है, नाम से पता चल रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अब इसका मतलब क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं। पहली चीज ये ध्यान रखो, जो हमारा यूनाइटेड नेशन है ना, यूनाइटेड नेशन की कई सारी एजेंसीज हैं, तो यूनाइटेड नेशन की ही एक स्पेशल एजेंसी ये IFAD है। इसका मेन काम क्या है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो लगातार यहाँ पर विकास कर रही हैं, अभी वहाँ पे जो गांव वाले क्षेत्र हैं, जो वहाँ पे गरीबी है, भुखमरी है, उसको यहाँ पे खत्म करने का टारगेट रहता है इस पर्टिकुलर बॉडी का, जिसका नाम है IFAD। इसकी यहाँ पर मांग ये रहती है कि हम क्या कर सकें कि जो गांव वाले लोग हैं उनको थोड़ा और ज़्यादा पावर दी जा सके, उनको और शक्तिशाली बनाया जा सके, उनके प्रति फूड सिक्योरिटी को बनाकर रख सके, यानी कि हर एक व्यक्ति को प्रॉपर खाना टाइम पर मिलता रहे, अच्छा न्यूट्रिशियस खाना मिले, पोषण भरपूर खाना मिले, उनकी इनकम बढ़े, है ना, लो इंटरेस्ट पर यानी कि बहुत कम ब्याज पर उनको लोन दिया जा सके, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पर सपोर्ट किया जा सके। तो मतलब उस एरिया में जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए यहाँ पर बहुत कम जो ब्याज है उसके ऊपर लोन दिया जा सके। तो ये मेन मकसद है यहाँ पर IFAD का। तो मतलब कहने का पर्पज़ ये कि अगर हम एट द लास्ट परिणाम देखें तो इस बॉडी का मेन काम क्या है, जो रूरल कंट्रीज़ हैं, सॉरी रूरल कंट्रीज़ कह रहा हूँ, डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो रूरल एरियाज़ है, गाँव वाले एरियाज़ है, वहाँ पर डेवलपमेंट करना। और ये जो पूरी बॉडी है ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का भी एक हिस्सा है, उसका भी यहाँ पर एक मेंबर है। इस बॉडी को बनाया गया था 1977 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन के माध्यम से। इसका हेडक्वार्टर इटली के अंदर में जो रोम है वहां पर देखने को मिलता है। इसमें कितने मेंबर हैं, तो इस बॉडी के अंदर में टोटल 177 मेंबर आज के समय में देखने को मिलते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भारत भी इसका हिस्सा है, तो IFAD का हिस्सा भारत भी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। क्लियर हो गया। अब उसके बाद में इसका मेन काम क्या है, मैं आपको बता चुका हूं कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं और जो छोटे छोटे हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, है ना, जो थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, उन सबको आपस में यहाँ पर इनके बीच का जो लिंकेज है उसको बनाकर चलना। इसके लिए कई सारे इनिशिएटिव यहाँ पर इसने स्टार्ट किए रहे हैं। ये जो इनिशिएटिव है ना, ELPS इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव IFAD का ही है। इस इनिशिएटिव के अंदर मकसद ये है कि जो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री मिनिस्ट्री है, इसको जापान की फॉरेस्ट्री और जापान की जो ये फिशरीज मिनिस्ट्रीज इसके साथ में मिला दें, ये साथ में मिलकर काम करें। इस प्रकार के और भी कई सारे इनिशिएटिव IFAD के देखने को मिल जाते हैं, जहां पर इनका मेन मकसद है डेवलपिंग कंट्रीज में रूरल इकोनॉमीज को सपोर्ट करना। समझ गए, क्लियर हो गया। चलो आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की गई है पिंडारी ग्लेशियर के बारे में। अब जो पिंडारी ग्लेशियर है ये काफ़ी चर्चा में है। अब ये ग्लेशियर चर्चा में क्यों है, पहले इसको समझते हैं। हुआ क्या, 14 जो ट्रैकर्स यानी कि पहाड़ की चढ़ाई करने वाले 14 लोग थे, जिसमें से 13 US के थे। ये 14 के 14 कहाँ पहुँचे, पिंडारी ग्लेशियर पहुँचे, चढ़ाई कर रहे थे। अब अचानक से वहाँ पे एवलांच आ गया, उस एवलांच की वजह से वो वहाँ पे फंस गए। इस वजह से यहाँ पर ये पिंडारी ग्लेशियर चर्चा में है। वैसे पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पर है, तो उत्तराखंड के अंदर बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आपको ये ग्लेशियर देखने को मिलेगा। सिंपल हो गया, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एवलांच क्या होता है, ये भी एक ज्योग्राफिकल टर्म है, इसको मैं आगे समझाऊंगा। पहले हम पिंडारी ग्लेशियर के बारे में बात करते हैं। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पे लोकेटेड है, मैंने आपको बताया उत्तराखंड के अंदर जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये एग्जैक्टली देखने को मिल जाती है। ये जो पिंडारी ग्लेशियर है ये नंदा देवी के जस्ट किनारे ही नजर आता है। नंदा देवी जो कि बेसिकली इंडिया में एक हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है 7816 मीटर्स की। क्लियर हुआ। अब जो पिंडारी ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर के राइट साइड में कफानी ग्लेशियर पड़ता है, यानी कि बर्फीले पहाड़ की हम बात कर रहे हैं। तो ये पिंडारी ग्लेशियर एक इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है उत्तराखंड का। उसके साथ साथ कुछ और मेजर ग्लेशियर्स भी हैं, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर, सतोपंथ, नामिक ग्लेशियर, ये सारे के सारे उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं। तो जैसे मैंने बोला था एवलांच, ये जो टर्म है इसको डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली यहाँ पे एवलांच आया, जिसकी वजह से जो ये 14 लोग हैं वो फंस गए। अब एवलांच को समझने से पहले मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ। इस पिक्चर को देखो, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आपको सिंपल से समझ में आ गया होगा। ये बेसिकली एक लैंडस्लाइड हुई है, ये पहाड़ है और ये ज़मीन जो है खिसक गई है, भूस्खलन देखने को मिला है, जिसको हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। तो अगर ये ठोस ज़मीन पर हो रहा है ना, तो ये क्या है, लैंडस्लाइड है। और यही चीज़ अगर ग्लेशियर्स में बर्फीले पहाड़ में हो रही है, बर्फीले पहाड़ में यहाँ पर ये जो हिस्सा है खिसक कर नीचे गिर गया है, तो ये यहाँ पर एवलांच कहलाता है। समझ गए। तो एवलांच बेसिकली क्या है, जो बर्फ़ का बहुत बड़ा ढेर है,
बर्फ का, स्टॉक्स का जो बहुत बड़ा ढेर है वो एकदम से नीचे ढह जाना, जैसा हमारा लैंडस्लाइड में होता है, वैसा यहाँ पर अगर हम स्नोई एरिया की बात करें, बर्फीले एरिया में अगर इस प्रकार का जो एक्टिविटी है वो होगा तो उसको एवलांच बोला जाता है। सिंपल, आगे आता है। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की गई है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में, दैट इज LPI 2023। आओ समझते हैं एग्जैक्टली ये क्या है। तो इंडिया की जो रैंक आई है रिसेंटली यहाँ पर इस इंडेक्स में, वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है। 6 नंबर से इंडिया थोड़ा ग्रो करा है इस इंडेक्स में पिछले साल के कंपैरिजन में। फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 है, इसको कौन रिलीज करता है, तो रट लेना, लिख लेना, इसको वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। अब ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है, तो उसको वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। इस इंडेक्स में देखा जाता है कि कौन कौन से देश हैं जहां का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन द सेंस, अगर वहां पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा है तो जो सामान है, सामान जहां पे प्रोड्यूस हो रहा है ना, वहां से बहुत तेजी से और बहुत कम समय में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा जहां तक सामान को पहुंचाना था। तो यहाँ पे बना और अपने डेस्टिनेशन तक बहुत जल्दी पहुंच गया। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, उसी को हम लोग लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। तो इस प्रकार की एक पूरी इंडेक्स तैयार की जाती है, और जो भी देश का ये ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, उसकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी यहाँ पर मानी जाएगी। तो अब की बार की जो रैंकिंग इंडेक्स है वो आप इस प्रकार से देख सकते हो। 2023 में जो टॉप किया है वो है सिंगापुर ने, फिर उसके बाद में सेकंड नंबर पर है फिनलैंड, थर्ड नंबर पर है जर्मनी, 7 नंबर पर है कनाडा। इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंक दी गई है 38 नंबर पर। कहोगे 38 नंबर, हाँ देखो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। पिछले साल मतलब क्या 2022 में भी ये इंडेक्स आया था? नहीं, 2018 में इंडेक्स आया था। 2018 की जब रैंक देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा कम है ना। तो 2018 के कंपैरिजन में आप कह सकते हो थोड़ा बहुत यहाँ पर इंप्रूवमेंट हुआ है। अब जाकर जो रैंक है वो लगभग 38 के आसपास हो चुकी है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो ये जो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये क्या है, ये आप समझ गए। कैसे काम करता है ये आप समझ गए। अब इंडिया की रैंक क्या है, 38 है इस बार, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कितने कंट्रीज में से है? 139 कंट्रीज में से, 139 कंट्रीज में से जो है एक कंट्री यहाँ पर इस इंडेक्स में, सॉरी 139 कंट्री में से यहाँ पर आप कह सकते हो भारत की रैंक जो है वो 38 है। क्लियर हो गया। अब जो यहाँ पर लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 है ना, ये क्या करता है, ये बेसिकली यहाँ पर मेजर करने का काम करता है कि किस प्रकार का जो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक सेकेंड रुकना, अरे यार, हाँ तो कहाँ थे अपन? अबे यार, किसी चीज़ का रिजल्ट आया है तो काफ़ी सारे लोगों के सिलेक्शंस हुए हैं, उनके धड़ाधड़ मैसेजेस कॉल आ रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर अभी मैंने फ़ोन को ऑफ़ किया है। मैं मतलब एकदम से वहाँ पे चला गया ध्यान। अब हम लोग बात करते हैं कि 139 कंट्रीज़ में से भारत की जो रैंक है वो कितनी आई है। इंडिया की जो रैंक है वो है 38। अब बात करते हैं सिंगापुर और फिनलैंड की। सिंगापुर और फिनलैंड दोनों मोस्ट एफिशिएंट कंट्री है। यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। इस वजह से यहाँ पर इनको जो रैंक है वो फर्स्ट और सेकंड का मिला है, यानी बहुत कम समय में जो सामान है वो अपने प्रोडक्शन सेंटर से डेस्टिनेशन सेंटर तक आराम से पहुँच सकता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। दोस्तों अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना कि वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दो। एक छोटा सा टारगेट है हमारा यार 2000 प्लस लाइक्स का, आप उसको अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में इंस्टाग्राम, जैसे मैंने स्टार्टिंग बता दिया था, वहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। ठीक है, बस उसके लिए करना ही नहीं, कुछ नहीं है। इंस्टाग्राम पे आप सीधा जाओगे, वहाँ पे लिखोगे दीपक यादव एजुकेशन, आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, वहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ पाओगे। अगला आर्टिकल भी रेलिवेंट होने वाला है। हम बात करेंगे कैरीकॉम के बारे में। अब ये कैरीकॉम क्या है पहले समझ लो, ये न्यूज़ में क्यों है। तो भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, इन्होंने अभी यहाँ पे इंडिया और कैरीकॉम के बीच की जो ये चौथी मीटिंग है, इसको यहाँ पर को चेयर किया है। इस वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। तो एक नया टर्म आ चुका है न्यूज़ में, कैरीकॉम। काफ़ी लोगों ने नहीं सुना होगा इसके बारे में। तो कैरीकॉम का मतलब है कैरिबियन कम्युनिटी, कैरिबियन कम्युनिटी। तो कैरी कॉम, ठीक है, कैरी एक वर्ड है, कॉम दूसरा वर्ड है। कैरी मतलब कैरिबियन, कॉम मतलब कम्युनिटी। यानी कैरिबियन आइलैंड पर, सॉरी कैरिबियन आइलैंड कह रहा हूँ, कैरिबियन समुद्र में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसका पूरा ग्रुप जो है ना, वही कैरिबियन कम्युनिटी कहलाता है। तो ये जो कैरीकॉम है ये बेसिकली खुद एक ऑर्गेनाइजेशन है कैरिबियन कंट्रीज़ का। किनका? कैरिबियन कंट्रीज़ का। ध्यान रखना, ये कैरिबियन कंट्री, ये कॉमन मार्केट सब साथ में आए थे 1973 में एक ट्रीटी के माध्यम से। अब ये कैरिबियन सी कहाँ पर है, पहले इसको देख लेते हैं।
जब मैप में आप वेस्टर्न साइड को देखोगे तो यहाँ पे आपको यूएसए का मैप देखने को मिलेगा, यूएसए के नीचे अमेरिका, ये हो गया सॉरी यूएसए के नीचे मैक्सिको, और यहाँ पर हो गया सेंट्रल अमेरिका, और नीचे यहाँ पर हो गया साउथ अमेरिका। तो यहीं पर ना मैक्सिको में इधर आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको दिख रहा होगा। अब जो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, एक सेकेंड को मैं पेज को क्लियर कर दूं, ये जो आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको दिख रहा है ना, इसके जस्ट नीचे यही है कैरिबियन सी, जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कैरिबियन सी। और इस कैरिबियन सी में कई सारे छोटे छोटे देश हैं, जैसे क्यूबा वगैरह आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कई सारी छोटी छोटी कंट्रीज हैं। इन्हीं कंट्रीज का यहाँ पर ये पूरा कम्युनिटी है, जिसको यहाँ पर कैरिबियन कम्युनिटी यानी कैरिकॉम के नाम से जाना जाता है। इनका मेन पर्पस क्या है कि आपस में ये कंट्रीज कोऑपरेट होकर काम करें, इस ग्रुप में साथ में मिलकर इंटीग्रेट होकर काम करें। तो कैरिबियन सी को अगर जूम करके देखें तो अपन इस प्रकार से नजर आएगा। जमाइका के साथ में अभी भारत डिस्कशन कर रहा है ना, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये कैरिबियन सी है, कैरिबियन सी में क्यूबा, जमाइका, डोमिनिकन रिपब्लिक, ऐसे कई सारे और कंट्रीज आपको नजर आ रहे होंगे। क्लियर हो गया? तो इस वाले ग्रुप में ना कैरिकॉम के अंदर में 15 मेंबर्स हैं, एंटीगुआ एंड बारबुडा, फिर उसके बाद में बहामास, बारबाडोस, बेलिस, डोमिनिकन, ग्रेनेडा, गुयाना, हेती, जमाइका, ऐसी सारी कंट्री, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट, सब यहीं पर हैं, सब आपको यहीं पर मिल जाएंगी। सेंट विंसेंट, सेंट लूसिया, फिर उसके बाद में डोमिनिका, बारबुडा, उसके बाद में सेंट मार्टिन, वर्जिन आइलैंड, सब यहाँ पर जो मैंने जिसका नाम लिया है वो सब यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगी। ठीक है, अब मैं पढ़ूंगा इसको, तो उससे अच्छा यहाँ पर आप इसको खुद पढ़ो। ठीक है, खुद एक बार इसको रीड कर लेना। तो ये सब कंट्रीज कौन सी कंट्रीज हैं? अच्छा, मेंबर में टोटल 15 मेंबर्स है। 15 मेंबर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, चलो मुझे रीड करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ 15 मेंबर्स हैं, कुछ इसके एसोसिएट मेंबर्स हैं और कुछ ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं। तो 15 मेंबर्स में आ जाता है एंटीगुआ, बारबुडा, बाहामास, बारबाडोस, बेलिस, डोमिनिका, ग्रेनेडा, गुयाना, हैती, उसके बाद जमाइका, फिर उसके बाद में सेंट किट्स, देन यहाँ पर आ जाता है मॉन्टसेरेट, देन उसके बाद में नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट, फिर आता है ग्रेनेडेंस, सूरीनेम, फिर उसके बाद में ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। तो ये यहाँ पर आपको 15 मेंबर्स देखने को मिलेंगे इस कैरिकॉम के। और उसके अलावा कुछ इसके एसोसिएट मेंबर्स हैं। एसोसिएट मेंबर्स में एंग्विलिया, बर्मुडा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, केमेन आइलैंड, टर्क्स एंड कैकोस आइलैंड। फिर उसके बाद में ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं कुछ इसके। ऑब्जर्वर स्टेट्स में आ जाता है अरूबा, कोलंबिया, डोमिनिकन रिपब्लिक, मैक्सिको, प्यूर्टो रिको, वेनेजुएला, ये सब यहाँ पर ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। तो ये था यहाँ पर पूरा का पूरा मेंबर्स का डिस्कशन। अब देखो, इस कम्युनिटी की जो चेयरमैनशिप है वो रोटेशन में रहती है, यानी हर 6 महीने के बाद में यहाँ पर इस प्रकार से चेयरमैनशिप चेंज होती रहती है। कभी कोई कंट्री के पास में चेयरमैनशिप आएगी, फिर 6 महीने में वो चेयरमैनशिप किसी दूसरे देश के पास में चली जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर ये चेंजेस नजर आते रहते हैं। अब उसके बाद में सेक्रेटेरिएट के बारे में बात करेंगे। तो कैरिकॉम का जो सेक्रेटेरिएट है कहां पर है? गुयाना के अंदर में। गुयाना के अंदर में जॉर्ज टाउन नाम की जगह है, वहां पर इसका पूरा हेडक्वार्टर या कह सकते हो सेक्रेटेरिएट देखने को मिलेगा। साल 2007 में जो ये कैरिकॉम है, इसने ऑफिशियली कैरिबियन कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी उद्घाटन कर दिया था, यानी इनका अपना एक खुद का कोर्ट भी है जो कि एक फाइनल कोर्ट की तरह सर्व करता है। जितने भी कैरिकॉम के मेंबर्स हैं, इनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, कोई रीजनल डिस्प्यूट है या व्यापार को लेकर डिस्प्यूट है, तो कैरिबियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर में वो डिस्प्यूट्स चले जाते हैं, वहां पर सुनवाई की जाती है। नाउ अगले आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल नहीं है, ये बेसिकली एक एडिटोरियल है, इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है, जहां पर राइटर ने बेहतरीन पॉइंट ऑफ व्यूज आपने दिए हैं। राइटर ने यहाँ पर समझाया है स्ट्रे डॉग से संबंधित केसेस के बारे में। देखो, ये टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। द हिंदू में मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ में कि जो सड़कों में, खासकर गलियों में कुत्ते घूम रहे हैं, उनके काटने की वजह से कई सारे केसेस इंडिया में निकल कर आ रहे हैं। तो उसका सॉल्यूशन राइटर ने दिया है कि हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से बोला है कि जो अभी यहाँ पे हम नए रूल्स लेकर आए हैं, फटाफट उन नए रूल्स को लागू करो और खासकर ये डॉग्स के जो नंबर्स हैं इनके ऊपर ध्यान रखो। तो ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार ने रिसेंटली यहाँ पर डिसाइड किया है और सभी स्टेट्स तक को बोला है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बोला है कि आप जल्द से जल्द क्या करो, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स को लागू करो। ये जो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ने तैयार किया है। अब ये एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स नाम से पता चल रहा है जानवर की जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने में मदद करेगा। इस रूल का मेन मकसद यही है कि जो गलियों में घूम रहे डॉग हैं, इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया जाए। पॉपुलेशन अगर थम जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है डॉग अटैक्स भी कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब राइटर यहाँ पर बोलते हैं कि इन डॉग्स का, इन स्ट्रे डॉग्स की जो पॉपुलेशन है इंडिया में वो किस लेवल पर है, प्लस इनको कंट्रोल करने की पॉलिसीज आज हम क्या क्या यूज करते हैं। तो प्रेजेंट समय में लगभग 10 मिलियन के आसपास पेट डॉग्स हमारे देश में नजर आते हैं
और जो ये स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन है यानी कि गलियों में घूमने वाली कुत्तों की पॉपुलेशन जो है वो लगभग 35 मिलियन के आसपास है। डॉग्स हाईली फर्टाइल एनिमल्स होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को जन्म देते हैं। इस चक्कर में डॉग की पॉपुलेशन काफ़ी तेजी से बढ़ती चली जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पर बोला जा रहा है कि लगभग 90% जो डॉग है, 90% डॉग को स्टरलाइज करना जरूरी है, यानी कि नसबंदी करनी जरूरी है। नसबंदी हो जाती है तो यहाँ पर पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया जाएगा। साथ ही साथ में यहाँ पर बोला गया है हमारे पास में एक एक्ट है पीसी एक्ट, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। ठीक है, ये जो एक्ट है ये क्या करता है, ये बोलता है कि देखो ये बहुत कंपलसरी है कि कोई भी जानवर का ओनर है कि भाई आपने यहाँ पर कोई डॉग पाला है तो आप यहाँ पर उसके रिस्पॉन्सिबल हो, आप उसका ध्यान रखोगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मन भर गया तो उस कुत्ते को ऐसे छोड़ दिया, कहीं पर भी गली के अंदर छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अगर ऐसा करते हो तो कहीं ना कहीं प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के अंदर में चार्ज कर लिए जाओगे। अब यहाँ पे बात यही है कि भारत के अंदर में जो स्ट्रे डॉग हैं इनसे संबंधित क्या क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो देखो बोला जा रहा है कि जो ये स्ट्रे डॉग की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है ना, यानी इन कुत्तों की जो संख्या है वो लगातार जो इंक्रीज हो रही है, इसके चक्कर में लोगों के ऊपर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लग चुके हैं। लोग प्रॉपरली उनको एक सेफ एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है, फ्री मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, उनका प्रॉपर घूम नहीं पा रहे हैं, ऐसा राइटर बोलते हैं। फिर राइटर ने बोला है कि एनसीआरबी के अकॉर्डिंग बात करें, यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो लगभग 2019 में 4000 से भी ज़्यादा केसेस निकल कर आए हैं डॉग बाइट्स के, जहाँ पर कुत्तों ने किसी न किसी बच्चे को या बड़ों को काटा है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंता करने वाली बात है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। और इस वजह से क्या हो रहा है, कई बार लड़ाइयाँ देखने को मिल रही हैं फीडर्स और ऑर्डिनरी सिटीजन्स में। यानी सपोज यहाँ पे आपके मोहल्ले की बात है और आपको यहाँ पे पेट बहुत पसंद है, और सपोज आपके पड़ोसी को यहाँ पर किसी कुत्ते ने काट लिया, मोहल्ले के कुत्ते ने। अब वो मोहल्ला कुत्ता यहीं पे पड़ोस में घूमता रहता है, आप उसे रेगुलर यहाँ पर खाना खिला रहे हो, है ना, रेगुलर यहाँ पे खाना खिला रहे हो रोज शाम में सुबह में, तो वो यहाँ पर इसी मोहल्ले में घूमता रहता है इस घर के आसपास। तो क्या होगा, ये जो इंसान है ना जिसको काटा था तो वो यहाँ पर आपके साथ में लड़ लेगा। तो ऐसा ही होता है, जो फीडर्स हैं उनके साथ में ऑर्डिनरी सिटीजन्स की लड़ाई हो जाती है कभी कभी ऐसे चीज़ों को लेकर, डॉग अटैक्स को लेकर। ऐसे केसेस भी यहाँ पर नजर आते हैं, ऐसा बोला गया। अब जो ये एबीसी रूल्स हैं 2023 के, यानी कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, यानी कि इन जानवरों की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो ये रूल्स हैं, इसमें बोला गया है पहली चीज़ तो इन डॉग्स की स्टरलाइजेशन करनी होगी, यानी कि नसबंदी करनी होगी, जिससे यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन को थोड़ा थमाया जा सके। दूसरा, यहाँ पे राइटर ने सजेशन दिया है कि बहुत सारे डॉग ऐसे हैं जो पागल कुत्ते होते हैं या बीमार होते हैं या उनके शरीर पे बहुत घाव होता है, अगर वो काट लें तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है एक इंसान के लिए, उस इंसान की जान भी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं उन कुत्तों को कैसे ट्रीट किया जाए, यूथेनेशिया से, यानी कि एक जहर का इंजेक्शन लगाकर यहाँ पर उनको मतलब आराम से जो है मार दिया जाए। क्योंकि वो जो डॉग है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, उसको बहुत ज़्यादा बीमारी लग चुकी है, उसके शरीर पर पूरा घाव है, ऐसा यहाँ पर जो रूल्स है वो सजेस्ट करते हैं कि उनको यूथेनेशिया के माध्यम से ख़त्म कर दिया जाए। ये दूसरा सजेशन है राइटर का। फिर थर्ड यहाँ पर बोलते हैं कि हमें ध्यान में रखना होगा कि होता क्या कि बहुत सारे लोग ना कहीं पर भी डॉग को कुछ भी खिला देते हैं, वो करना बहुत गलत है। उसका एक प्रॉपर स्पॉट बनाओ, एक जगह स्पॉट बना दो कि हाँ ये एक मेन स्पॉट है, यहीं पर खाना मिलेगा उस डॉग को, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। नहीं तो फिर वो कहीं पर भी जो डॉग है ना वो बुखला सकता है कहीं पर भी, है ना। तो उसका एक प्रॉपर स्पॉट बनाया जाए कि इसी एरिया पे यहाँ पर उसको खाना दिया जाएगा, तो इससे यहाँ पर क्या होगा, वो जो प्रोटेक्शन है लोगों को वो कहीं ना कहीं मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उसका एक फीड स्पॉट बना दो प्रॉपरली, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। बाकी केंद्र सरकार ने बोला है राज्य सरकारों से कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इनको अच्छे से इंप्लीमेंट करना है। समझ गए। अब बोला जा रहा है कि देखो ये म्यूनिसिपैलिटीज़ जो हैं हमारी, उनके पास में टारगेट है कि वो यहाँ पर स्टरलाइजेशन करें, लेकिन वो म्यूनिसिपैलिटीज़ का कहना है कि देखो हम तो अभी भी नसबंदी कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे बजट के ऊपर है, जैसा बजट रहेगा, जैसी हमारे पास में फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, उसी के हिसाब से हम लोग आगे काम कर पाएंगे। ठीक है, तो इनका कहना यहाँ पर यह है। तो अभी यहाँ पर जब ये प्रोग्राम पूरी तरह से स्टार्ट होगा, इन म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास में प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी, इनका बजट बढ़ेगा, तो जाकर यहाँ पर ये अच्छे से ये जो स्टरलाइजेशन वाला प्रोसेस है इसको यहाँ पर ये लागू करेंगे। अब राइटर बोलते हैं कि हमें और क्या करने की ज़रूरत है, हमें यहाँ पर कुछ और अप्रोचेस को लेकर चलने की ज़रूरत है। तो सरकार को तो ज़रूरत है कि वो एनिमल की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए रूल्स को लागू करे, वो यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी हो गई। दूसरा यहाँ पर क्या है, दूसरा यहाँ पे हम लोग की भी काफ़ी सारी जिम्मेदारी बन जाती है। जब यहाँ पे कोई डॉग को ला रहे हो या कोई और दूसरा एनिमल को पाल रहे हो और पालने के बाद में मन भर गया, आपने छोड़ दिया, तो वह फिर इधर उधर घूमेगा, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर रोकनी पड़ेगी। ठीक है, प्लस यहाँ पे पब्लिक प्लेसेस में कहीं पर भी आप उसको खिला नहीं सकते, इररिस्पॉन्सिबल फीडिंग नहीं करनी है, एक स्पॉट चूज कर लो, वहीं पर यहाँ पे आपने उसको खिलाना है अच्छे से।
ठीक है। उसके बाद में कोई जो इंडिविजुअल है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है, आपका मेरा सोसाइटी में सभी लोगों का बहुत बड़ा रोल है कि सभी लोग यहाँ पर उन पेट्स की केयर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि यहाँ पर डॉग फालतू में ही काट लेगा किसी इंसान को, ऐसा भी नहीं देखने को मिलता कि यहाँ डॉग ने किसी फालतू में किसी बिना भी के यहाँ पर काट लिया है। हो सकता है कोई इक्का दुक्का केसेस निकल कर आ गया हो, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर आना पड़ेगा, सोसाइटी में सभी लोग को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा। जैसे अभी जो शहर हैं, ऊटी हो गया, चेन्नई हो गया, उत्तराखंड के कुछ हिस्से हो गए, गोवा हो गया, दिल्ली हो गया, इन सब ने यहाँ पर कुछ नए नए मॉडल्स अपनाने स्टार्ट कर दिए हैं, जिसके माध्यम से जो ये स्ट्रे डॉग्स हैं, यानी कि जो ये कुत्ते घूम रहे हैं, उनको मैनेज करा जा सके। क्लियर हो गया? तो ये था फर्स्ट एडिटोरियल। एक और एडिटोरियल हमारे पास में जो कि बात करता है इंडिया को ड्रग फ्री बनाने के लिए 2047 तक, भारत को यहां पर नशा मुक्त बनाया जाएगा 2047 तक, उसको लेकर एक आर्टिकल लिखा गया है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने यहां पर बोला है कि इंडिया को हम ड्रग फ्री बना देंगे 2047 तक। 2047 तक भारत से ड्रग्स वगैरह खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी के समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ड्रग्स से एडिक्ट हो चुके हैं, वो पूरी तरह से यहां पर उनको ड्रग्स की लत लग चुकी है। तो इस राइटर ने पहली चीज यहां पर यह बोला है कि इंडिया में इतनी बड़े लेवल पर ड्रग्स का एडिक्शन देखने को मिल रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन यहां पर यह है कि देखो ड्रग्स भारी मात्रा में इंडिया में अवेलेबल है, और काफी बार क्या होता है, एक इंसान है, अगर यहां पे कह सकते हो उसकी पहले ओल्ड ज्वाइंट फैमिली थी, पूरी ज्वाइंट फैमिली थी, अब धीरे धीरे यहां पर समय बीता, फैमिली टूट गई, बुरा बुरा हो रहा है साथ में सब कुछ, तो इसके चक्कर में उसको बहुत सारी हार्ड रियलिटीज को फेस करना पड़ रहा है, और वो उससे लड़ने के बजाय उससे भागना शुरू करता है, सोचता है यहां पर ड्रग्स को यहां पर अपना लिया जाए, ड्रग्स को अपनी लाइफ बना लेता है। ऐसे भी यहां पर एक काफी बड़ा कारण देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में जो यूथ हैं आज के समय पर, जो खासकर नौजवान हैं, उनके ऊपर काफी बड़ा प्रेशर है, बहुत बड़ा प्रेशर यहाँ पे फ्रेंड्स की साइड से पड़ जाता है। अगर वो बड़े किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो जो दोस्त हैं या सीनियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं कि भाई ये जो ड्रग इसको ले, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर क्या है, ड्रग एडिक्शन जो है काफ़ी बार बढ़ जाता है, वो फिर इंसान धीरे धीरे करके उससे एडिक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद में एक और रीज़न है ड्रग एडिक्शन के पीछे का, वो है इजी अवेलेबिलिटी। राइटर बोलते हैं कि भारत में भरपूर मात्रा में ड्रग्स अवेलेबल हैं, उसके पीछे का रीज़न है गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रीसेंट। आपने पहले काफ़ी बार पढ़ा भी है मेरे साथ में। गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रीसेंट का मतलब पता है क्या है? मतलब यहां पर यह है कि इंडिया के इधर आपको देख पा रहा होगा, ये 3 कंट्रीज हैं जिनको हम बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल, और इधर यहां पर ये 3 कंट्रीज है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, गोल्डन क्रीसेंट। गोल्डन क्रीसेंट के अंदर ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान आता है, गोल्डन ट्रायंगल में म्यांमार, लाओस, थाईलैंड आता है। समझ गए? अब ये कंट्रीज का नाम क्यों ले रहे हैं हम? तो ये 6 कंट्रीज वो हैं जो कि भारत के आसपास, यानी कि एक तरफ ये है, एक तरफ ये है, ये सैंडविच वाला केस हो गया, ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड और बीच में आलू। अब इंडिया बीच में आ गया है और इधर यहां पर दोनों तरफ ये कंट्रीज आ चुकी हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहां पर यह है कि ये जो दोनों तरफ कंट्रीज आ रही है ना, जो 6 कंट्रीज हैं, ये बहुत ज्यादा ड्रग्स का प्रोडक्शन करती हैं। जो अफीम हो गया है ना, ऐसे यहाँ पर और भी कई सारे जो ड्रग्स हैं उनका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है इन 6 की 6 कंट्रीज़ में, और जो प्रोडक्शन होता है तो उसकी ट्रैफिकिंग और कई तरीके से स्मगलिंग वगैरह भी यहाँ पर इंडिया में की जाती है। तो इंडिया यहाँ पे कहीं ना कहीं इस वाले केस में फंस चुका है, गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में। इस वजह से बॉर्डर से काफ़ी सारा इलीगल तरीके से ड्रग्स भारत के अंदर एंटर करता है। क्लियर हो गया? ईजी अवेलेबिलिटी आपको यहाँ पर समझ में आ गई है। अब देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमने क्या क्या कदम उठाए, बहुत सारे कदम उठाए। इवन यहाँ पर जो हमारा भारतीय संविधान है उसका आर्टिकल 47 बोलता है जो स्टेट्स हैं, जो हमारी सरकारें हैं, उनको यहाँ पर खुद कुछ कदम उठाना पड़ेगा, और ये जो ड्रग्स का कंजम्पशन है उसको पूरी तरह से रोकना होगा, क्योंकि वो हेल्थ के लिए काफ़ी खतरनाक है। और इस वजह से इंडिया ने कई सारे जो अलग अलग एग्रीमेंट्स है, कन्वेंशंस हैं, उनको साइन कर रखा है। सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग 1961 में साइन किया गया था। फिर उसके बाद में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग को यहाँ पर साइन किया। ऐसे कई सारे और भी अलग अलग जो एग्रीमेंट्स है उसको साइन किया है। इन सभी एग्रीमेंट्स का जो मेन मकसद है वो है ड्रग्स के कंजम्पशन को रोकना। ठीक है, अब कई सारे लेजिस्लेटिव स्टेप्स भी उठाए गए, यानी कई सारे कानून बनाए गए प्रॉपर, जैसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 बनाया गया। फिर एनडीपीएस एक्ट लेकर आया, यानी कि नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 को लेकर आया गया। फिर प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1988 को लेकर आया गया। तो ये अलग अलग कानून बनाए गए जहां पर मेन मकसद है कि हम ड्रग्स को पूरी तरह से कंट्रोल कर सके अपने देश के अंदर में। तो ये यहाँ पर मेन मकसद है कि हम ड्रग्स को 2047 तक खत्म करेंगे। उसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं वो समझ गए, और इनको यहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? इसके लिए देखो इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया ने
अभी जो इंडिया के अंदर में खासकर कई सारे राज्य हैं जहां पर ओपियम की खेती हो रही थी, ओपियम कैनबिस की, भांग की खेती हो रही थी बहुत ज़्यादा, और उसके साथ साथ भांग के साथ साथ कह सकते हो, मैंने अभी क्या बोला था, अफीम की जो है बहुत सारा यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है। तो बहुत सारे खेत पिछले 30 सालों में 89,000 जो फुटबॉल के फील्ड होता है ना, उतने बराबर उतने 89,000 फुटबॉल के फील्ड के बराबर जो एरियाज है वो बर्बाद कर दिए गए जहां पर ये नशीले पदार्थों की खेती की जा रही थी। तो इंडिया ने पहला कदम ये उठाया, और वो जो स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, झारखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, त्रिपुरा, तेलंगाना, ये सारे स्टेट्स वो हैं जहां पर सबसे ज़्यादा कैनबीस का यानी इन अफीम और इनका प्रोडक्शन किया जाता था, भांग का। तो अभी यहाँ पर इन स्टेट्स में से जहाँ जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा था उन सभी एरियाज़ को पूरी तरह से डैमेज कर दिया गया है, वहाँ पे खेती पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई है। उसके साथ साथ यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ करना भारत ने स्टार्ट कर दिया है। हम लोग अभी ड्रोन्स का यूज़ कर रहे हैं। ड्रोन्स के माध्यम से क्या करते हैं, जो इलीगल फसलें हैं उसको हम लोग देखते हैं, और सैटेलाइट इमेजेस का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। सैटेलाइट कई सारी इमेजेस को सेट करके देती है कि यहाँ पर इलीगल तरीके से जो ये बैंड क्रॉप्स हैं वो यहाँ पर उगाई जा रही है इंडिया के अंदर में। तो उसके बारे में हमें जैसी इन्फॉर्मेशन मिलती है हम वहाँ की पुलिस को भेज देते हैं, वो फसलों को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए। उसके बदले में यहाँ पर जो फार्मर्स ने उगाया है उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट दिया जाता है कि आप कुछ और उगाओ, ये चीज़ें मत उगाओ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नशीले पदार्थ है जो कि हमारे देश के नौजवानों को और ज़्यादा नशीली वाली कंडीशन में ढकेल सकती हैं। समझ गए? नवाते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अब यहाँ पे हमारे पास में कुछ और शॉर्ट आर्टिकल्स भी हैं। सबसे पहला आर्टिकल है इंटीग्रेटेड ई ग्राम स्वराज एंड जेम पोर्टल, GEM, यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की हम लोग बात कर रहे हैं। इसको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के नाम से जाना जाता है। तो हुआ क्या है, हमारे प्रधानमंत्री ने ये इंटीग्रेटेड ई ग्राम स्वराज और ये जेम पोर्टल जो है अभी इसका उद्घाटन कर दिया है, उद्घाटन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो नेशनल पंचायती राज डे का ओकेजन था, इसी ओकेजन पर यानी कि इंडिया के अंदर में जो पंचायती राज सिस्टम है 30 साल हो चुके हैं, इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पे क्या किया गया है, ई ग्राम स्वराज और जेम पोर्टल का इंटीग्रेटेड वर्जन को लॉन्च किया है, दोनों को मिलाकर बताया गया है। तो प्रधानमंत्री ने यहाँ पर अभी इसका उद्घाटन कर दिया है। अब ये इसका काम क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। ये जो इंटीग्रेशन है यानी कि एक प्लेटफॉर्म तो ये हो गया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, और दूसरा प्लेटफॉर्म हमारा हो गया ई ग्राम स्वराज, दोनों को मिला दिया गया। दोनों को मिलाने से क्या फ़ायदा होगा, बहुत सारे फ़ायदे होंगे। इससे जो पंचायत है, अगर पंचायत को कोई सामान अगर खरीदना हो, कोई सर्विसेज लेनी हो, तो वो यहाँ पर इस वाले मार्केट प्लेस से ले सकते हैं। ये बेसिकली एक वेबसाइट है, एक पोर्टल है। कुछ आपको यानी कि जो हमारे सरकारी खरीदने वाले लोग होते हैं ना, गवर्नमेंट जो बायर्स होते हैं, अगर वो कुछ खरीदना चाहते हैं तो वो इस पोर्टल से खरीद सकते हैं। तो ये यहाँ पर एक मेन ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर पंचायत को भी ऐड कर दिया गया है। जो पंचायत के अंदर में अगर कोई सामान खरीदना है, सर्विसेज को लेना है, तो वो इस जेम पोर्टल से उन सर्विसेज को ले सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर सेलर और बायर का जो पूरा रिलेशन है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। इससे रूरल इकोनॉमी बूस्ट होगी, क्योंकि गांव के कई सारे लोग हैं जो कि इस पर्टिकुलर पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, तो उनसे भी यहाँ पर सामान को परचेज किया जा सकेगा। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं? इसका फीचर सबसे पहला यह है कि जो जैम पोर्टल है ना, इसका बेस बढ़ेगा। इस जैम पोर्टल पे क्या करा जाता है, जो गवर्नमेंट बायर्स होते हैं, सरकारी लोग सामान खरीदने वाले, वो यहाँ पर इसी से खरीदते हैं। तो ये जो जैम पोर्टल है इसका बेस बढ़ेगा, कई सारे लोग यहाँ पर इसको अपनाना स्टार्ट करेंगे, है ना। अब जो पंचायत से वो भी यहाँ पर सामान को खरीदेंगे, सारा का सारा डिजिटाइज वे में काम किया जाएगा। इससे जो लोकल वेंडर्स हैं, है ना, जो ठेला वगैरह लगा रहे हैं, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो व्यक्ति इसमें जेम पोर्टल में रजिस्टर्ड होंगे, है ना, जो कि यहाँ पर, क्योंकि इधर से बेचने वाला भी इस पर रजिस्टर्ड होगा और फिर इधर से यहाँ पर सरकारी जो बायर्स है वो खरीद सकते हैं इस पोर्टल पर। तो इससे क्या होगा, जो वेंडर्स है, जो यहाँ पर ठेले वाले हैं, उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है, जो कि जेम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। इवन यहाँ पर अगर पंचायत वाले कोई अगर सामान मंगाते हैं तो उनको घर तक डोर स्टेप पर, यानी कि घर पर बस खाली पूरी की पूरी जो डिलीवरी है वो मिल जानी है। तो ये काम यहाँ पर हो जाएगा इस दोनों को इंटीग्रेट करके। अब बात करते हैं ये जो ई ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो जो ई ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म है ना, जिसको अभी यहाँ पर जेम पोर्टल के साथ में मिलाया गया है, ये प्लेटफॉर्म को हमने लॉन्च किया था नेशनल पंचायती राज डे पर साल 2020 में। इसको डिज़ाइन किया गया था ताकि हम ऑपरेट कर सकें एक सिंगल विंडो सॉल्यूशन, यानी कि जो पंचायत की दिन भर की फंक्शनिंग होती है वो एक झटके में यहाँ पर सारा काम किया जा सके, एक जगह से सारा काम किया जा सके, आप ऐसा कह सकते हो, बार बार इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े। फिर नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में हमने डिस्कशन किया है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के बारे में। तो अभी प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट चर्चा में है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने ये जो प्रोजेक्ट अभी बिहार में पूरा हो गया है ना, बिहार के पोर्शन को पूरा कर चुका है ये, इस वजह से इसकी प्रशंसा की है, इस वजह से ये प्रोजेक्ट चर्चा में है। तो जो ये प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम है JHBDPL प्रोजेक्ट, मतलब जगदीशपुर हल्दिया
बोकारो धमरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट को साल 2016 में लॉन्च किया गया था, यानी कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। इसका मेन काम क्या है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स के अंदर में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करना। अगर यहाँ पे लोगों को घरों में गैस की जरूरत है तो वो रिक्वायरमेंट पूरी करना। इसके लिए यहाँ पर एक पाइपलाइन बिछाई गई है और ये पाइपलाइन बिहार के 6 डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करेगा नेशनल गैस ग्रिड के साथ में, जो हमारे पूरे देश का गैस का सिस्टम है, जहां से गैस की सप्लाई हो रही है सभी के घरों में पाइपलाइन वाली, जिन्होंने पाइपलाइन का कनेक्शन लिया है। ठीक है, तो कह सकते हो कि उन सबको कनेक्ट किया जाएगा। बिहार के 6 डिस्ट्रिक्ट को इसी नेशनल गैस ग्रिड से कनेक्ट करने वाले हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या करेगा, ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं एक क्लीन नेचुरल गैस देगा इंडस्ट्रीज को भी नेचुरल गैस की जरूरत पड़ती है तो वो देगा। जो व्हीकल्स, गाड़ियों में सीएनजी डलती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो दी जाएगी। घरों के लिए पीएनजी दिया जाएगा। अरे कहोगे ये क्या है पीएनजी पहली बार सुन रहे हैं। ये है पाइप्ड नेचुरल गैस, जो कि घरों में पाइप के माध्यम से आप देख पाओगे ना, इस प्रकार का कनेक्शन जो है लोग घरों में आजकल काफी ज्यादा लगवा भी रहे हैं। जो पाइपलाइंस यहाँ पर बिछाई गई है तो वो कनेक्शन भी यहाँ पर दिया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर में। जो टोटल लेंथ पाइपलाइन यहाँ पर बिछाई गई है इस प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के तहत, वो है 3384 किलोमीटर की अभी तक बिछाई गई, जबकि हमें बिछानी है 766 किलोमीटर, मतलब कि एक सेकेंड, इतनी जो पाइपलाइन है वो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के तहत बिछाई जा रही है, जिसमें से 766 किलोमीटर पाइपलाइन ओडिशा में है और बाकी यहाँ पर जो बचा कुछ पाइपलाइन बचा वो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम के अंदर फैलाया जा रहा है। ठीक है, 7 मेन स्टेशन सिटीज बनाई गई हैं इसके अंदर में, वाराणसी, पटना, बोकारो, जमशेदपुर, कोलकाता, ये मेन स्टेशन सिटीज बनाई गई हैं। ये जो प्रोजेक्ट है इसको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, तो उसको गेल जो है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहा है, GAIL। अच्छा, गेल की फुल फॉर्म क्या, जरा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, गैस से रिलेटेड है, फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो एक मिसाइल जो है वो चर्चा में है, फटाफट इसको जान लो। तो हाल ही में DRDO और इंडियन नेवी दोनों ने मिलकर यहां पर सक्सेसफुली एक टेस्ट को कंडक्ट किया है और वो जो टेस्ट है वो इसी टेस्ट को किया गया है बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का। तो न्यूज में क्यों है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है, इंडिया अब ऐसे वाले ग्रुप में आ चुका है जहां पर हम अब पानी के माध्यम से भी, यानी कि समुद्र से भी इस बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। अभी तक हमारे पास में जमीन से लॉन्च करने का सिस्टम था, अब समुद्र से भी लॉन्च कर सकते हैं। सर सवाल यहां पर यह आता है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है। तो बैलिस्टिक मिसाइल का सिंपल सा अर्थ है, देखो यहां पे आपने मिसाइल लॉन्च करनी है और आपका यहां पर टारगेट है जिसको हिट करना है। तो बैलिस्टिक मिसाइल जैसे आप छोड़ते हो ना, पहले वो निकलेगी और हमारे वातावरण से ये बैलिस्टिक मिसाइल बाहर निकल जाएगी, ऊपर निकल जाएगी, फिर उसके बाद ये नीचे गिरना स्टार्ट होगी और अपने टारगेट को जाकर फटाक से हिट करेगी। तो बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे जाती है, कैसे, इस प्रकार से। लेकिन जो क्रूज मिसाइल होती है, आपने क्रूज मिसाइल का नाम सुना होगा, ये दूसरे प्रकार की होती है, वो अपने टारगेट पर ऐसे जाकर हिट करती है। ठीक है, वो क्रूज मिसाइल होती है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल पहले एनवायरमेंट से बाहर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर उसके बाद जाकर अपने टारगेट को हिट करेगी। तो यह है यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल। भारत का जो ये डिफेंस बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम कारगिल वॉर के बाद में स्टार्ट किया गया था 1999 के बाद में, और हमने इस प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल को बनाया जहां पे हमारे पास में कैपेबिलिटीज हैं, हम नॉर्मल अटैक भी कर सकते हैं और न्यूक्लियर वाला अटैक भी कर सकते हैं इस बैलिस्टिक मिसाइल से। और इस पूरे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में 2 अलग अलग सिस्टम है। एक है पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, इसको 2006 में टेस्ट किया गया था। इसकी जो रेंज है वो लगभग मतलब 50 से 180 किलोमीटर की अल्टीट्यूड में यहाँ पर ये हिट कर सकता है। और अभी यहाँ पर क्या हुआ है ना कि इस वाले को, यानी कि पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया है। और वो रिप्लेस किसने किया है, प्रद्युम्ना, ठीक है, प्रद्युम्ना इंटरसेप्टर ने। और जो दूसरा सिस्टम है हमारा वो है एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ये बेसिकली लोअर ऑल्टीट्यूड के लिए, यानी कि अगर कोई नीचे है, वातावरण के बहुत नीचे यहाँ पर अगर टारगेट है तो उसको हिट करने के लिए, हवा में जो नीचे है कोई टारगेट तो उसको हिट करने के लिए। इसकी पहली टेस्टिंग 2007 में की गई थी। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में थोड़ा नीचे की साइड में ये हिट करने के लिए है। तो जो हमारा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, ये नीचे और ऊपर दोनों हिट करने की जो पावर है हमारे इसके अंदर में मिल जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारे पास में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम देखने को मिल जाता है। इसको यहाँ पर ध्यान में रखना, बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती हैं और कैसे वर्क करती हैं। नाउ फाइनली आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं आज के लेक्चर में आप लोगों ने क्या क्या सीखा है। फटाफट वो क्वेश्चंस को डिस्कस करने से ही पता चलेगा। मैं लाइन से स्टार्टिंग से पहले आपको सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, आपको उसका आंसर देना है, फिर एक साथ मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊंगा। आप रीमैच करना और देखना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। पहला क्वेश्चन बात करता है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाल ही में न्यूज में देखने को मिली है। बताओ ये कौन से राज्य में स्थित है।
ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी ओडिशा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बात करता है IFAD के बारे में, दैट इज इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बारे में। तो इसको लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये जो IFAD है ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। किसकी? यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका मेन काम क्या है? पॉवर्टी यानी गरीबी को रूरल एरियाज में कम करना, गरीबी को खत्म करना, भुखमरी को खत्म करना। उसके बाद में ये क्या करता है, ये बॉडी यहां पर कुछ फंड प्रोवाइड करवाती है, पैसा प्रोवाइड करवाती है हमारे रूरल एरियाज के अंदर में अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर में, और बहुत ही ज्यादा कम ब्याज में वो लोन दिए जाते हैं ताकि वहां पर और ज्यादा डेवलपमेंट किया जा सके। तो बताओ दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही है या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में बात की गई है पिंडारी ग्लेशियर के बारे में। तो पिंडारी ग्लेशियर हाल ही में न्यूज में देखने को मिला है, बताओ ये कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर भी बहुत सिंपल सा है। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में। तो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स को लेकर पूछा गया है, ये इंडेक्स कौन रिलीज करता है? ऑप्शन ए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक या फिर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो बताओ यहां पर कौन सी बॉडी जो है ये लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स को रिलीज करती है? फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कैरिकॉम के बारे में। तो कैरिकॉम को लेकर यहां पे आपके पास में 4 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। कैरिकॉम क्या है? क्या ये एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन है कैरिबियन कंट्रीज का, या फिर ये एक स्टील्थ टेक्नोलॉजी है, या फिर यहां पर ये एसोसिएशन है सुपर कार मैन्युफैक्चरर्स का? तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के बारे में। तो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट को लेकर 2 स्टेटमेंट से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, इस प्रोजेक्ट को 2021 में लॉन्च किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट, यह प्रोजेक्ट क्या करेगा? 5 राज्यों की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही है या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो गाइज ये थे आज के हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने सही से अटेम्प्ट किए होंगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही किया होगा। नाउ फाइनली हम करेंगे क्या, लास्ट वाले क्वेश्चंस से सारे के सारे आंसर्स को देखना स्टार्ट करेंगे। आप रीमैच करना और चेक करना आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट को लेकर। तो 2 स्टेटमेंट्स है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया 2021 में नहीं 2016 में ही यहां पर इसको लॉन्च कर दिया गया था। आपको मैंने इसके बारे में बताया है। बाकी यहां पर इस प्रोजेक्ट का मेन टारगेट यही है कि जो ये 5 राज्य हैं यहां पर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था ये कैरिकॉम क्या है। तो कैरिकॉम को लेकर यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है क्या है। तो इसका ऑप्शन है बी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है कैरिबियन कंट्रीज का। किसका? कैरिबियन कंट्रीज का यहाँ पर ये पूरा का पूरा संगठन है। दैट इज वाई यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में। तो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इसको रिलीज करता है। अच्छा, भारत की जो रैंक है आपकी बार इस एलपीआई इंडेक्स में वो क्या है, जरा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। 2023 की रैंकिंग क्या है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था पिंडारी ग्लेशियर के बारे में। तो पिंडारी ग्लेशियर कौन से राज्य में देखने को मिलता है? उत्तराखंड में देखने को मिल जाता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था IFAD, दैट इज इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इसको लेकर 2 स्टेटमेंट्स है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोनों के दोनों सही है, क्योंकि ये यूएन की ही एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका मेन काम है गरीबी को दूर करना गांव वाले क्षेत्र में, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में। दूसरा यहाँ पर इसका मेन काम यह भी है कि रूरल एरियाज में, गांव वाले एरियाज में जो प्रोजेक्ट है उनको सपोर्ट करना, वहां पे फंड प्रोवाइड करवाना और बिल्कुल सस्ते दाम में या सस्ते ब्याज में लोन देने का काम करना। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, कौन से राज्य में है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। तो मध्य प्रदेश में ये गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिल जाती है। तो ये थे आज के सारे सारे क्वेश्चंस। आई होप गाइज आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी है, सब कुछ बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। नाउ इसी के साथ में मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।